अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जाहिर सी बात है हम इसके अंदर कार्बन की बात करने वाले हैं और उससे जुड़े हुए कुछ यौगिक होंगे, उनकी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हम क्या जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन की और साथ में हम जानेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं अब तक हम 118 तत्व के बारे में ज्ञात कर चुके हैं। अब 118 तत्व हैं, परंतु फिर भी एक पूरा अध्याय आधारित है सिर्फ एक तत्व पे। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा कि कार्बन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को ऑक्सीजन देने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं जिससे ऑक्सीजन बनती है। अब यहाँ पर आप एक नाम देखेंगे कार्बन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से हमारा जीवन निर्भर करता है कार्बन पे। और सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, दरअसल कार्बन और भी बहुत ज्यादा कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये सब क्यों है ये हम इस चैप्टर के एंड तक समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए, परंतु उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी है जो हम पहले से जानते हैं, परंतु एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है परमाणु क्रमांक। रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों को एक अलग अलग परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर दिया गया है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। अब अलग अलग क्यों है? मान लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का ही परमाणु क्रमांक 1 होता तो दिक्कत क्या हो जाती कि अगर कोई ये कहता कि मुझे एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा एटम दो जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती कि उसे हाइड्रोजन का एटम देना है या फिर हीलियम का। और इसीलिए हर अणु या हर एटम का जो परमाणु क्रमांक है वो अलग होता है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हरे रंग से दिखाया गया है वो प्रोटॉन है। और दरअसल ज्यादातर अणुओं में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे एटम हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 3, यानी कि हमारा जो अणु है वो लिथियम का अणु है। चलिए अब एक और बात समझते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये क्या होता है? अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए आप इसे देखिए। आपको ये तो याद होगा ही, सेंटर में हमारा है नाभिक और उसके आसपास है KLMN शेल। इसमें होता क्या है कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी तरीके से आगे चलता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डाला जाए। तो चलिए अगर इतनी बात समझ आ गई है तो शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए। अब कार्बन का क्या है कि वो धरती पर 3 अलग अलग रूपों में मिलता है और उसके जो तीनों रूप हैं उन्हें अपरूप कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले अपरूप को समझते हुए जो कि है ग्रेफाइट। यह हमारी पेंसिल्स में लगा होता है, जिससे लिखते हैं हम, वो ग्रेफाइट होता है। अब इसका क्या है कि यह बहुत ही मुलायम होता है। जाहिर सी बात है आपने भी कई बार पेंसिल को जब छीला होगा तो वो छीलते ही कई बार टूट जाता है, तो ग्रेफाइट इतना ज्यादा मुलायम होता है। दूसरा, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर आप ग्रेफाइट पे एक जगह से तार जोड़ें और दूसरी जगह पे दूसरा तार लगाएं तो वहां पर जो विद्युत है वो प्रवाह कर जाएगी, बिकॉज यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका दूसरा अवरूप है डायमंड यानी कि हीरा। अब हीरा प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अवरूप इतना मुलायम कि हाथ से टूट जाता है और दूसरा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोर तत्व। यहाँ पर डायमंड जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और यह बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। इसका एक और अवरूप है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन,
परंतु इसकी खोज हाल ही में हुई है और हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इसमें 60 कार्बन के अणु होते हैं जो इसे एक फुटबॉल जैसा आकार देते हैं, और इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो ये 3 अवरूप है जिस रूप में हमें कार्बन धरती से मिलता है। चलिए अब समझते हैं कार्बन के कुछ रासायनिक गुणों को। तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर या फिर हम कहें कि परमाणु क्रमांक है वो होता है 6। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 2,4, क्योंकि जो K शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बाकी के जो 4 हैं उन्हें हमें डालना पड़ेगा L शेल में। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी फिर 4, क्योंकि बाहर वाला जो कोश है उसको पूरा करने के लिए या तो कार्बन को 4 अणु चाहिए या फिर 4 अणु त्यागने होंगे, और इसीलिए संयोजकता हो जाती है 4। कार्बन से बने तत्वों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, कार्बन से बने इसलिए कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के यौगिक के उदाहरण हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है जिसका परमाणु क्रमांक है 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। यहाँ पर जो इसका बाहर वाला कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका बाहर का जो कोश है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और इसीलिए इसकी अभिक्रिया बहुत कम होती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं हीलियम का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 2, और क्योंकि जो K शेल है यानी कि सबसे पहला वाला शेल उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका भी बाहर वाला कोश पूर्ण है और इसकी अभिक्रिया कम है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि चैप्टर है कार्बन का और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट गैसों की, तो इनकी बात कर ही क्यों रहे हैं। दरअसल हर तत्व अपना संयोजकता कोश पूर्ण करना चाहता है, यानी कि जिस तरीके से उत्कृष्ट गैसों का कोश पूर्ण होता है, सारे तत्व चाहते हैं कि उनका कोश भी पूर्ण हो। क्यों? यही कारण है क्योंकि अगर कोश पूर्ण होगा तो वो भी अभिक्रिया कम करेंगे और हर तत्व चाहता है कि उसकी अभिक्रिया सबसे कम हो। और यही कारण है कि जो कार्बन है वो भी चाहता है कि उसका जो बाहर वाला कोश है वो पूर्ण हो। अब इसके लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे, तभी उसका बाहर वाला कोश पूरा होगा। अब मान लीजिए कार्बन क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आता है, तो क्या कार्बन ऐसा कर सकता है? दरअसल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। परंतु कार्बन ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है जो कार्बन के पास नहीं होती। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता, परंतु उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि क्या कार्बन अपना संयोजकता कोश पूर्ण नहीं कर सकता? दरअसल इसका उत्तर है कि नहीं, कार्बन ऐसा कर सकता है। तो अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस समस्या से बचने के लिए कार्बन दूसरे अणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब इसका क्या मतलब है, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? इसे समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि शेयरिंग क्या होती है। मान लीजिए कि आपके जो ड्राइंग के शिक्षक हैं वो आपको कहते हैं कि आपको इंद्रधनुष बनाना है। अब उसके लिए आपको 7 अलग अलग रंग चाहिए, परंतु मान लीजिए कि आपके पास 6 रंग हैं और आपके पास लाल रंग नहीं है, तो आप इंद्रधनुष नहीं बना पाएंगे। परंतु यहाँ पर क्या है कि आपके दोस्त के पास लाल रंग है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे लाल रंग दे दे, मुझे इंद्रधनुष बनाना है। तो आपको आपका फ्रेंड क्या कहता है कि ठीक है तू लाल रंग ले ले, परंतु मुझे अपने बाकी 6 रंग दे दे, क्योंकि मुझे भी बनाना है, सर ने मुझे भी बनाने को कहा है। तो आप कहेंगे ठीक है तू मुझे लाल रंग दे, मैं बना लेता हूँ, उसके बाद तू भी बना लियो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप दोनों का ही इंद्रधनुष बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आप दोनों ने मिलकर अपने जो कलर थे उनको आपस में बांट लिया। सहसंयोजी आबंध में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि ये है कार्बन, जिसके बाहर वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के एटम ढूंढ लेता है मान लीजिए। तो हाइड्रोजन को क्या है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाए। तो ये हाइड्रोजन को कहता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन को, कि तुम चारों क्या करो, मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हाइड्रोजन कहते हैं नहीं भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मुझे खुद 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो
कार्बन क्या कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, और हम क्या करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन बोलते हैं ठीक है, क्योंकि अब हाइड्रोजन के पास क्या है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाएगा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से, तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चारों हाइड्रोजन है उनका भी बाहर वाला कोश पूरा हो गया। और अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का बाहर वाला कोश भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया कि आपस में इलेक्ट्रॉनों को बांट लिया है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन इस्तेमाल कर रहा है, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरीके से जो ये दोनों ही कंपाउंड है वो अपना बाहर वाला कोश पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4, एक कार्बन का अणु है और 4 हाइड्रोजन के अणु है। इसे कहा जाता है मीथेन। और इस तरीके से जितने भी आबंध बनते हैं उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी आबंध। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। तो सबसे पहले हमने बात करी कार्बन की, और उसके बाद हमने जाना कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी NCERT की किताब से कार्बन एवं उसके यौगिक वाले अध्याय में। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कार्बन में आबंधन और सहसंयोजी आबंध। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध की, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में, और श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं उसे जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस दूसरे भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति को, और उसके बाद हम बात करेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। परंतु एक बात, सहसंयोजी आबंध के बारे में तो हम पहली वीडियो में जान चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को आपस में बांटते हैं तो जो आबंध बनता है वो सहसंयोजी आबंध बनता है। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर हम पहले ही सहसंयोजी आबंध पढ़ चुके हैं तो इसके बाद हम इसके बारे में फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए इसके लिए एक सवाल पूछने दीजिए मुझे। सवाल है कि क्या आप सहसंयोजी आबंध के प्रकार जानते हैं? अब आप नहीं जानते कि सहसंयोजी आबंध के प्रकार क्या होते हैं, तो ये जानना तो जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल जो सहसंयोजी आबंध हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या मतलब है? हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉन बांटने पे जो सहसंयोजी आबंध होता है वो बनता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बांटे गए हैं उसके आधार पर हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं, और उसी के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एकल बंध। नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा जाएगा। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक होता है 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो जाएगा 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डालेगा अपने बाहर वाले कोश में। अब यहाँ पर उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, वो एक और हाइड्रोजन के एटम को ढूंढ के ले आएगा और उसको बोलेगा कि यार देख, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों क्या करते हैं आपस में अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। तो तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो तेरा भी बाहर वाला कोश पूरा भर जाएगा और मेरा भी पूरा भर जाएगा, दोनों का फायदा हो रहा है। तो दूसरा हाइड्रोजन भी कहेगा हाँ सही बात है, और दोनों क्या करेंगे आपस में जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको बांट लेंगे और इससे एक आबंध बनेगा जिसे कहा जाएगा सहसंयोजी आबंध, और उसे हम एकल बंध भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बांटा गया है। तो इसे दिखाने के 2 तरीके हैं। आप हाइड्रोजन का एटम यानी कि H लिखकर 2 डॉट बनाकर यहाँ पर गोले बना सकते हैं, यह एकल बंध को दर्शाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल लाइन को खींच देंगे तो वो भी एकल बंध को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं
दोहरे बंध की। तो दोहरे बंध का भी नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बांटे जाएंगे। इसे समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। तो यानी कि उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाला जो शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,6। अब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? इसके बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और टोटल 8 आ सकते हैं। तो ये तो आसान सा मैथ है, 8 - 6 बराबर में 2, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो क्या करेगा? वो भी एक ऑक्सीजन को ढूंढ लाएगा। अब इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेंगे। तो उससे क्या होगा? अब आप देखिए दोनों गोलों में ही 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों जो ऑक्सीजन है उनका जो संयोजकता कोश है, बाहर वाला कोश, वो पूरी तरीके से भर चुका है और इसे कहा जाता है दोहरा बंध। इसे दर्शाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऊपर जिस तरीके से दर्शाया गया है वैसे दर्शा सकते हैं, या एक और आसान तरीका है कि दोनों तरफ आप ऑक्सीजन का O लिखकर बीच में 2 डंडे खींच सकते हैं। यहाँ पर जो ये दोहरा बंध बना है उससे एक बहुत फेमस और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है जो कि है ऑक्सीजन गैस। चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रकार का सहसंयोजी आबंध जो कि है त्रियाबंध। यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे जाएंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में होंगे और बाकी के 5 जो होंगे वो बाहर वाले कोश में होंगे। और इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 - 5, क्योंकि बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 5 पहले से हैं। तो संयोजकता हो जाएगी 3, यानी कि उसे 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो एक नाइट्रोजन को ढूंढ के लाएगा और उसको बोलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेते हैं। उससे क्या होगा कि दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपस में 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में 3 डंडे डालकर, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा N3। तो ये थे सहसंयोजी आबंध। चलिए अब जानते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में। अब इसे जानने से पहले एक बात जानते हैं कि कार्बन लगभग 30 लाख से भी ज्यादा तरह के यौगिक बना सकता है, और 30 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोई तो रीजन होगा, और यही कारण है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है और इसलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर ऐसा कैसे कर पाता है? चलिए समझते हैं। अब इसका कारण है कैटिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं श्रृंखलन। तो अब ये श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है और इसे ही कहा जाता है श्रृंखलन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ ही अपना एक इलेक्ट्रॉन बांटा हुआ है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बांटे, हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन बांटे और दोहरा बंध बनाए, या ये भी हो सकता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन बांट के त्रियाबंध बनाए। और जरूरी थोड़ी है कि एक ही कार्बन के साथ बांटे, हो सकता है कि एक साथ वो 4-5 कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को बांट रहा हो। तो इससे क्या होता है कि कार्बन की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपस में बहुत सारे कार्बन ही मिलकर आपस में बांध बना रहे हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी बॉन्ड है, यानी कि जितने भी बांध बने हुए हैं, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को बांटने से बने हैं, यानी कि सारे के सारे एकल बांध हैं। तो ऐसे जो कार्बन कार्बन के बांध होते हैं जहां पर सारे के सारे बांध एकल होते हैं, इन्हें कहा जाता है संतृप्त यौगिक। और ऐसे कंपाउंड जहां पर एक या एक से ज्यादा बांध दोहरे या फिर त्रिया बांध होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है असंतृप्त यौगिक। अब यहाँ पर संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक का क्या काम है उसे हम बाद में जानेंगे। अभी जानते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में। तो अब ये क्या होता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो उसे कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन एकल बांध से बनते हैं उन्हें कहा जाता है एल्केन,
जैसे कि पहला कंपाउंड यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसे कहा जाएगा मीथेन। दूसरे वाले में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसे हम इथेन कहते हैं। तीसरा वाला प्रोपेन है। अब जो हाइड्रोकार्बन दोहरे बंध बनाते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बांध ही दोहरे हैं, यहाँ पर बस एक दोहरा बांध है। तो अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक भी दोहरा बांध होता है तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। यहाँ पर जो कंपाउंड बना है उसे कहा जाएगा प्रोपीन। अब जो हाइड्रोकार्बन त्रिया बांध से बनते हैं, यानी कि उनके बीच में अगर एक भी त्रिया बांध होता है तो उसे कहा जाता है अल्काइन। जैसे कि यहाँ पर ये जो यौगिक है ये है प्रोपाइन। चलिए अब समझते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय को। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है, इसको जानने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं कि क्या हाइड्रोकार्बन की एक से ज्यादा संरचना हो सकती है। अब संरचना का मतलब है कि क्या एक ही हाइड्रोकार्बन को एक से ज्यादा तरीके से दिखाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। दरअसल ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए ये देखिए, यहाँ पर आप कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को गिनिए। अगर आप गिनेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अब जरा इसे देखिए, यहाँ पर भी गिनिए कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। थोड़ी अजीब बात है, परंतु यहाँ पर भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंपाउंड है वो बराबर है, उनमें अणुओं की संख्या भी बराबर है, परंतु इन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो इसे कहा जाता है समावयवता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसे यौगिक जिनके संगठन तथा अणु अवयव एक होते हुए भी उनके गुणों में विभिन्नता है, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, यानी कि आइसोमर कहा जाता है। और इस तथ्य का नाम समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन की संख्या भी बराबर होती है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर होती है, परंतु वो दर्शाए अलग तरीके से जाते हैं और उनके गुण अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो दर्शाए अलग तरीके से जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर जितने भी कंपाउंड हैं सब में 4 कार्बन है, परंतु उन्हें अलग अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसे कहा जाएगा श्रृंखलाएं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बन रही है। उसी तरीके से शाखाएं बनती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कार्बन की श्रृंखला है जहाँ पर एक कार्बन एक पेड़ की टहनी की तरह उससे बाहर निकल रहा है, तो इसे कहा जाएगा शाखाएं। ऐसे ही जब कार्बन से मिलकर एक पूरा चक्र जैसा बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है वलय। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन है जो एक वलय बना रही है। तो ये है समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया। हमने यहाँ पर सीखा कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है, साथ में हमने जाना कि कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या है, जहाँ हमने जाना कि कार्बन अपने साथ ही आबंध बना सकता है, और लास्ट में हमने जाना श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं। अब इन सभी के बारे में आपको घर से अपनी एनसीईआरटी किताब से पढ़कर आना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, और साथ में हम जानेंगे समजातीय श्रेणी को, और आखिर में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में, जहां हम सीखेंगे कि ये जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनका नाम कैसे रखा जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्बन एवं उसके यौगिक के एक और वीडियो में। ये इसका तीसरा पार्ट है। चलिए जानते हैं कि इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम समझते हुए प्रकार्यात्मक समूह